स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपनी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC-PGT सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। इस सीरीज़ के अंदर हम यूपी GIC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं एज इट इज़ आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हुए देखे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट होने की संभावना है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन से क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन। आपको बताना है इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो SN2 रिएक्शन के लिए सबसे बेहतर, सबसे इफेक्टिव कंपाउंड साबित हो सकता है। ठीक है, देखिए SN1 और SN2 के अंदर में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। SN1 और SN2 दोनों ही क्या है, हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में और प्रेजेंट स्पीशीज को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, बट इन दोनों का मैकेनिज्म क्या होता है, एंटायरली डिफरेंट होता है। जहाँ पर SN1 जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर जो रिएक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से हमें पता चलता है कि बनने वाला कंपाउंड कितना स्टेबल होने वाला है। ठीक है, कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, यहाँ पर कार्ब कटायन क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, लेकिन SN2 के अंदर में जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है, एंटायरली डिफरेंट होता है। SN2 के अंदर में जो मैकेनिज्म है वो क्या है, एंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेट, एक इन्वर्जन स्टेट बनती है जिसको कहा जाता है वॉल्डन इन्वर्जन। क्या कहा जाता है, वॉल्डन इन्वर्जन। मैं कह सकती हूँ यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड होती है, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होती है। किसके थ्रू प्रोसीड होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होती है और बनने वाले प्रोडक्ट के अंदर में आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसको क्या किया जाता है, इसको वॉल्डन इन्वर्जन से भी रेफर किया जाता है। इसको आप क्या कह सकते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, SN2 का रेट पूछ रहा है। क्या रेट पूछ रहा है, SN2 का रेट पूछ रहा है। और वॉल्डन इन्वर्जन के अंदर में देखो होता क्या है, एक साइड से क्या आता है, आपके पास में न्यूक्लियोफाइल आता है। मान लो ये क्या है, कार्बन है, इसके पास में क्या होगा, कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, साथ साथ यहाँ पे बाकी स्पीशीज क्या होंगी, अटैच्ड होंगी। यहाँ पर बाकी स्पीशीज भी क्या रही होंगी, अटैच रही होंगी। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, बाहर से अप्रोच करेगा। जो न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर से क्या करेगा, बैक साइड से इस कार्बन के ऊपर में अटैक करेगा और यहाँ से कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है। और ये सब कुछ जो है वो सिंगल स्टेप के अंदर में परफॉर्म होता है। इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें से सबसे बढ़िया SN2 कौन दिखाएगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पर हमारे पास में ना अल्काइल ब्रोमाइड्स गिवन है, यहाँ पर हमारे पास में क्या गिवन है, अल्काइल ब्रोमाइड्स गिवन है। और मैं आपको बता दूं अल्काइल ब्रोमाइड्स जो है ना वो क्या होते हैं, लेस हिंडर्ड होते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया क्या दिखाते हैं, SN2 दिखाते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया क्या दिखाते हैं, SN2 दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्या है, दिक्कत है। यहाँ पर क्या है, एक दिक्कत है। यहाँ पर अगर आप अल्काइल ब्रोमाइड को देखोगे, यहाँ पर अगर आप अल्काइल ब्रोमाइड को देखोगे तो एक तो आपके पास में अल्काइल ब्रोमाइड यहाँ पे एक कार्ब कटायन जनरेट होने की क्या है, टेंडेंसी आपको दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ पर आपको एक कार्ब कटायन जनरेशन की टेंडेंसी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक कार्ब कटायन जनरेट हो सकता है और यहाँ पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पर ये बनने वाला जो कार्ब कटायन है वो बेहद क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये क्या कर सकता है, या तो ये SN2 के थ्रू दिखा सकता है, या फिर अगर आप इस वाली स्पीशीज को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल दिखाई दे रहा होगा। जब ये रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज के पास में क्या प्रेजेंट है, वैकेंसी प्रेजेंट है। जो ये क्या हो रहा है, यहाँ से विड्रॉ कर रहा है, जो क्या कर रहा है, यहाँ से विड्रॉ कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। ये क्या कर रहा है, इस स्पीशीज़ को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेहतर क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो सबसे बेहतर अटैक करने वाला है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इन जनरल भी अगर आप देखोगे ना तो इन जनरल भी जो SN2 का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो जनरली आपको 1 डिग्री
2 डिग्री और 3 डिग्री देखने को मिलता है, ठीक है। हिंड्रेंस को ये फेवर नहीं करता। इसके बाद अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और ज़्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल और बेहतर क्या करेगा, इस ऐसे कंपाउंड को अप्रोच करेगा। तो मोस्ट फीजेबल या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट रेडिली। इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा देगा। इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। इसने मेंशन नहीं किया है SN1 है या SN2 है, तो जो भी आपको फीजिबल दिखता हो उसके हिसाब से आप क्या कर देना, मार्क कर देना। अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल किसे अप्रोच करना पसंद करेगा, न्यूक्लियोफाइल किसे अप्रोच करना पसंद करेगा, जहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अब इस ग्रुप के या इस बेंजीन रिंग के अंदर में अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर में अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स को एक बार हम पहचानने की कोशिश करते हैं। इन सब्स्टिट्यूएंट से हम बता सकते हैं, इन सब्स्टिट्यूएंट से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर तो क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये तो सब में ही क्या है, कॉमन है। तो ये तो कोई डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला नहीं है, ये तो कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, देखो CONH3NH2 होगा। दरअसल ये CONH3 नहीं होगा, ये CONH2 होगा। पहले तो क्वेश्चन में करेक्शन करो, पहले तो क्वेश्चन में ही क्या करो, करेक्शन कर लो, इसको NH2 कर दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या करता होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखता होगा। ये क्या करता होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। जबकि ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर इसके पास में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग को लोन पेयर को डोनेट करेगा और क्या कर देगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। अब न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करना पसंद करेगा क्या, नहीं करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करना पसंद नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर तो एक डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ये भी कैसा होता है, डोनेटिंग नेचर का होता है। ये भी हमारे पास कैसा होता है, डोनेटिंग नेचर का होता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एक विड्रॉइंग ग्रुप ये प्रेजेंट है और एक विड्रॉइंग ग्रुप ये प्रेजेंट है, ठीक है। और मैं NO2 की अगर नेचर की बात करूं तो ये क्या होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काउंट होता है। किसकी तरह काउंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप की तरह क्या होता है, काउंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग है उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर में बहुत ईजिली क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो मोस्ट फीजिबल हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, मोस्ट फीजिबल हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन ए भी क्या कर सकता है, ऑप्शन ए भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ क्रॉस कॉन्जुगेशन जैसा फिनोमेना देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो CO है ना कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा और यहाँ पे NH2 प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा होगा, ये यहाँ से विड्रॉ करेगा और एक बार यहाँ से भी विड्रॉ करेगा। तो ये भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, लेकिन NO2 जितना विड्रॉ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ना, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। किसी बेंजीन रिंग के ऊपर में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना बेहतर हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोनेटिंग ग्रुप के। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर क्या है, डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने वाला नहीं है, या फिर रेट क्या हो जाएगा, बेहद डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन सब बातों को आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बना सकते हैं। कैसे, बाय ज्वाइनिंग लक्ष्य 5000 प्लस, ठीक है। इस बैच के अंदर में आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर लाइव सॉल्व भी करवाए जाते हैं, साथ ही साथ आपको उसके वीडियो सोल्यूशंस दिए जाते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग क्वेश्चंस का एक्सेस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बैच को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको लाइव वीडियो सोल्यूशंस दिए जा रहे हैं, आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उनके PDF सोल्यूशंस के साथ, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं उनके सोल्यूशंस के साथ, और ये सब रहने वाला है आपके एग्जाम के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर बेस्ड, ठीक है। कौन से एग्जाम्स, चाहे वो आपका NVS हो, KVS हो, DSSB हो, या फिर किसी भी स्टेट PGT का एग्जाम हो। इनफैक्ट आपके अपकमिंग EMRS और RPSC एग्जाम को भी क्या किया गया है, ध्यान में रखा गया है, ठीक है। इन सभी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं केवल 1999 के अंदर, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहाँ पर विज्ञान वृक्ष ऐप को क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्लीट कोर्स भी अवेल कर सकते हैं जो आपको ऑलरेडी विज्ञान वृक्ष ऐप पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसी तरह से हर एक एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हैं टॉपिक वाइज, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही आप अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको नीचे दिए गए ज्वाइन बटन के ऊपर में क्लिक करना होगा और आप क्या कर सकते हैं, विज्ञान वृक्ष के ऑफिशियल यूट्यूब मेंबर भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द रिएजेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको सूटेबल रिएजेंट बताना है। इस दी गई रिएक्शन के लिए आपको क्या बताना है, सूटेबल रिएजेंट को पहचानना है, ठीक है। देखिए क्या रिएक्शन दी है, यहाँ पे ब्रोमीन को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है किसके साथ में, नाइट्रो ग्रुप के साथ। यहाँ पे ब्रोमीन को क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है किसके साथ में, नाइट्रो ग्रुप के साथ, ठीक है। इसके लिए हमें कौन सा रिएजेंट मोस्ट सूटेबल रहने वाला है। देखो अगर मैं NaNO2 की बात करूं और हमारे पास में क्या गिवन है, KNO2 गिवन है, ये हमारे पास में कैसी स्पीशीज गिवन है, ये हमारे पास में आयनिक कंपाउंड्स गिवन है। ये हमारे पास में कैसे कंपाउंड्स गिवन है, आयनिक कंपाउंड्स गिवन है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे रहना पसंद करेगा, ऑफ कोर्स वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर में रहना पसंद करेगा। और इन दोनों ही स्पीशीज के अंदर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑफ कोर्स कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे पास में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिया गया है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर रिसाइड करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर में रिसाइड करता होगा, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे रिसाइड करेगा, ऑक्सीजन एटम के ऊपर में ही रिसाइड करेगा। और ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये आपके पास में आइसोनाइट्राइल्स का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब ये किसको फॉर्म कर देगा, ONO ग्रुप का अटैचमेंट कर देगा। ये क्या कर देगा, ONO ग्रुप का अटैचमेंट कर देगा। दरअसल जो NO2 है ना, ये कैसा होता है, ये हमारे पास में बाइडेंटेड या मैं कह सकती हूँ एम्बीडेंटेड क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। कैसा होता है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की तरह करता है। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है जो दोनों साइड से क्या कर सके, अटैक कर सके, ठीक है। ये नाइट्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है और ये ऑक्सीजन के साथ भी अटैच हो सकता है, प्रोवाइडेड आपने कौन सी स्पीशीज को क्या किया है, यूज किया है। इसके नेचर पे क्या करेगा, ये डिपेंड करता होगा, ठीक है। ये क्या कर लेगा, ये नाइट्राइल्स का फॉर्मेशन कर लेगा, ये नाइट्राइल्स का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। या फिर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, या फिर देखो हमारे पास में एक थर्ड ऑप्शन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, AgNO2 प्रेजेंट है। और ये कैसे नेचर का होता है, ये हमारे पास में कोवेलेंट नेचर का होता है। ये कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है, जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है या मैं कह सकती हूँ जो लोन पेयर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर में रिसाइड कर रहा है, ठीक है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, नाइट्रोजन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर में हमारे पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास में नाइट्रो अल्केन्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, नाइट्रो अल्केन्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें नाइट्रोजन के साथ में अटैचमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब कैसा कंपाउंड रिएक्ट कर रहा होगा, कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल किया होगा, एक कोवेलेंट स्पीशीज का इस्तेमाल किया गया होगा। और अमंग द फॉलोइंग हमारे पास में केवल एक ही क्या प्रेजेंट है, कोवेलेंट स्पीशीज प्रेजेंट है, कौन सी, AgNO2, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द नाइट्रेशन विल गिव मेटा प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो नाइट्रेशन करवाने पर हमें क्या दे देगा, हमें मेटा प्रोडक्ट दे देगा, हमें क्या दे देगा, मेटा प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, देखिए हमारे पास में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड होते हैं किसी रिंग के अंदर में, उसको हम मोटा मोटी तौर पे दो पार्ट्स में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। या तो वो क्या होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते होंगे, किसमें, बेंजीन रिंग के अंदर में। ठीक है, हर वो स्पीशीज या हर वो सब्स्टिट्यूएंट जो क्या करता होगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता होगा बेंजीन रिंग की ओर, वो क्या कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। ठीक है, वो क्या कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये क्या कर देंगे, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना देंगे। ठीक है, या बेंजीन रिंग के ऊपर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते होंगे, बढ़ाते होंगे, और क्या कर देंगे, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएंगे। और इसके लिए हम एक और टर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, हम क्या कहते हैं इसको, कि इसने बेंजीन रिंग को क्या कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। ये कैसे होते हैं, एक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास में क्या होता है, एक डिफरेंट क्लास ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से हमारे पास में क्या होता है, एक डिफरेंट क्लास ऑफ ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जिसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का नाम दे दिया जाता है। ये क्या करते हैं, ये विड्रॉ करते हैं, ये क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कहाँ पर, बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा ये कैसे होते हैं, ये हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये हमारे पास में डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को ही तो पहचानना है। आपने क्या करना है, इसमें से केवल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को पहचानना है, वही तो क्या करता होगा, मेटा प्रोडक्ट का जनरेशन कर देगा। वही हमारे पास में क्या करेगा, मेटा प्रोडक्ट का जनरेशन करेगा। सबके सब्स्टिट्यूएंट्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यहाँ पे हमारे पास में CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है, CH3 लगा है। सेकेंड कंपाउंड के अंदर में क्या लगा है, Cl लगा है। थर्ड कंपाउंड के अंदर में वैसे तो ये पूरा ही क्या है, बट मैं बोरोन को क्या कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, ये पूरा ही क्या है, हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं। और यहाँ पे क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है। अब इनके नेचर के ऊपर में डिस्कशन करते हैं। देखिए CH3 का नेचर कैसा होता है, CH3 जो है वो डोनेटिंग नेचर का होता है। वो कैसा होता है, डोनेटिंग नेचर का होता है। बेंजीन रिंग को क्या कर रहा होगा, एक्टिवेट कर रहा होगा, कौन से पोजीशंस पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। तो अब जो अटैक होगा वो कहाँ पर हो जाएगा, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या कर रहा है, ये तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स का जनरेशन कर रहा है। क्लोरीन के पास में दोनों ही नेचर देखे जाते हैं। क्लोरीन जो है, क्योंकि उसके पास में क्या प्रेजेंट है, उसके पास में लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो वो +M की तरह भी एक्ट करेगा, ये +M की तरह भी एक्ट करेगा। और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये -I की तरह भी एक्ट करेगा। और हम सब जानते हैं जो मीजोमेरिक है वो क्या होता है, डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। जो मीजोमेरिक है वो क्या होता है, डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। तो जनरली ये क्या करते हैं, ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट का जनरेशन कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, BOMe ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब हम सब जानते हैं ये कैसा ग्रुप है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। ये तो कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। इसके पास में हमेशा ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की तंगी होती है। तो ये क्या करेगा, बेंजीन के साथ में अटैच्ड होने पर ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, बेंजीन को अपनी तरफ, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, जिसके चलते बेंजीन कैसी हो जाएगी, बेंजीन हमारे पास में डीएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैसा प्रोडक्ट का जनरेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मेटा प्रोडक्ट का जनरेशन मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं लास्ट ऑप्शन की भी बात करूँ, लास्ट भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो लास्ट ऑप्शन भी आपको क्या कह रहा है, OH गिवन है। OH भी कैसा होता है, डोनेटिंग नेचर का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का जनरेशन कर देगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, चाहे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो, चाहे फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो, ठीक है, चाहे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो या फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो, दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ एक बार ज़रा इसको, एक सेकेंड। ठीक से फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस चाहे ये एसाइलेशन हो और चाहे ये अल्काइलेशन हो, ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, आई थिंक इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, तो कौन फेवर करेगा इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते होंगे, फेवर करते होंगे। इसको कौन फेवर करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इसको क्या कर देंगे, फेवर कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें केवल ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स ढूंढने हैं जहां पर क्या प्रेजेंट हो, जहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हो। वो क्या कर देंगे, वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ बेंजीन रिंग को और ज़्यादा एक्टिवेट बना देंगे, जिसकी वजह से आपको फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस बहुत ईजिली देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एक एक करके अच्छा, इसमें से हमें वो कंपाउंड ढूंढना है जो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं दिखाता है। इसमें से हमें क्या करना है, वो कंपाउंड ढूंढना है जो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है। मैं सब कुछ वापस नहीं बना पाऊंगी, मैं केवल क्या करूंगी, इन्हीं के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स को अटैच हाईलाइट कर दूंगी। देखो, ये कैसा है, ये हमारे पास में डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये कैसा है, डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये तो क्या करेगा, ये तो बढ़िया फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन दिखाएगा, ये तो क्या करेगा, बढ़िया फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन दिखाता होगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास में एक NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये तो हमारे पास में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस दिखाने वाला नहीं है, ये तो हमारे पास में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन दिखाने वाला नहीं है। इसके बाद हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे तो ना विड्रॉइंग लगा है ना डोनेटिंग लगा है, तो ये ठीक ठाक रेट के ऊपर में क्या कर देगा, रिएक्शन दिखा देगा। ना ही तो रेट इसका बहुत फास्ट होने वाला है और ना ही इसका रेट बहुत स्लो होने वाला है। ठीक है, मीडियोकर रेट पे क्या कर देगा, रिएक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर तो हमारे पास दो डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। हालांकि इनका मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं है, उतने ज़्यादा एक्सटेंट पे डोनेशन नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ डोनेशन तो दिखाएंगे और कहीं ना कहीं इनका नंबर भी क्या है, ज़्यादा है। तो ये भी क्या कर देंगे, बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काउंट होंगे। ये भी क्या होंगे, बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काउंट होंगे और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन दिखा देंगे। और क्या कर देंगे, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन दिखा देंगे। तो एक लौता ऐसा ऑप्शन जो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन की तरफ क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारे पास में सी ऑप्शन हो जाएगा। वो हमारे पास में कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और क्या रीज़न है, क्योंकि उसके साथ में क्या अटैच्ड है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, आपको क्या बताना है, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताना है। आपको क्या करना है, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ढूंढना है। ठीक है, देखो इस रिएक्शन के अंदर में हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे आपको क्या प्रेजेंट है, एक अनसैचुरेशन दी गई है। इसको अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, ये रही अनसैचुरेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में HCl ऐड कर दिया है। आपने क्या किया है, इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में HCl ऐड कर दिया। देखो सबसे पहले जब आप HCl ऐड करोगे ना, तो होगा क्या, यहाँ से HCl का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। HCl कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा,
HCl कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा और ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जाके अटैक करेगा और क्या कर देगा, ये एक कार्ब कटायन का जनरेशन कर देगा। ये क्या कर देगा, एक कार्ब कटायन का जनरेशन कर देगा और क्या प्रोड्यूस कर देगा, ये एक अल्काइल हेलाइड या फिर अराइल हेलाइड, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हमारे पास में ये क्या कर देगा, एक हेलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। ये क्या कर देगा, एक हेलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पॉसिबिलिटी की है कि यहाँ पर भी कार्ब कटायन जनरेट हो सकता है और कार्ब कटायन का जनरेशन यहाँ पर भी देखा जा सकता है। कौन सा कार्ब कटायन स्टेबल होगा, कौन से कार्ब कटायन से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, हमें बस उतना ही पहचानना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, तो सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैं एक बार रिएक्टेंट लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास में एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है CH, ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक CH प्रेजेंट है और इसके साथ में एक मिथाइल भी अटैच्ड है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को कराने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कार्ब कटायन का जनरेशन हो जाएगा। मैं अभी दोनों ही कार्ब कटायंस बना रही हूँ, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ मैं यहाँ पर जॉट डाउन कर रही हूँ। एक बार क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको दूसरे से दिखाते हैं। ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, ये बॉन्ड तो देखो ब्रेक ही हो गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। या फिर देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए और H कहाँ चला जाए, यहाँ पर चला जाए। ठीक है, यहाँ पर H जाएगा तो ये क्या कर लेगा, CH2 का फॉर्मेशन, यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा और यहाँ पे रिमेनिंग स्पीशीज एज इट इज़, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH पॉजिटिव और यहाँ पर एक मिथाइल और अटैच कर रहा है। ठीक है, अब आप क्या मुझे देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कार्ब कटायन ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है और क्यों। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को पहचानना है। एक बार वो समझ में आ गया तो उससे ही बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे क्या होता हो, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता हो, हमें क्या करना है, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर में ही बात कर रही है। देखो यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसको एक फिनाइल का रेजोनेंस मिल रहा है। अगर आप इसको ऐसे नहीं बना के ज़रा ऐसे बनाएंगे ना तो मुझे लगता है बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करके, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर, मैं दूसरे तरीके से बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये रहा कार्बन, इसके साथ एक तो क्या है, हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे क्या लगी है, फिनाइल रिंग लगी है। ठीक है, अब आप जानते हैं ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज ये पूरे के पूरे रिंग के अंदर में क्या होने वाला है, डीलोकलाइज होने वाला है, जिसकी वजह से इसको क्या मिल रहा है, इसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। तो ये वाला जो कार्ब कटायन है ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल कार्ब कटायन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ही बनने वाला प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इससे ही बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको इधर लिख देती हूँ। ठीक है, इससे बनने वाला प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में जो Cl माइनस है वो भी क्या करेगा, वो भी तो यहीं जाके अटैक करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, ये आपके पास में कुछ ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये रहा आपका Cl, ये रहा आपका PH, ये रहा आपका CH2 और ये रहा आपका CH3। कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यहाँ पर रीअरेंजमेंट का कोई स्कोप नहीं था, अदरवाइज कार्बोकटायंस जनरली क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट भी दिखाते हैं। ठीक है, और क्या कर लेते हैं, एक मोर स्टेबल कार्बोकटायन को जनरेट कर लेते हैं। मोस्ट स्टेबल करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा, आई थिंक पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, Which one of the following alkenes will give meso isomer with Br2 in presence of CCl4? देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है, इसमें से कौन सा रिएक्टेंट जो है वो आपको मीजो प्रोडक्ट देने वाला है। ठीक है, अब हम एक एक रिएक्शन करके नहीं दिखाएंगे, बल्कि इसके लिए मैं आपको क्या बता दूंगी, एक रूल बता दूंगी। ठीक है, जिस रूल को ध्यान में रख के आप क्या कर सकते हैं, आप बिना रिएक्शन कराए भी प्रोडक्ट्स की स्टीरियो को या प्रोडक्ट्स के ऊपर में कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक ATM रूल को ध्यान में रखना होगा। ठीक
ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ATM रूल को ध्यान में रखना होगा। ए आपको क्या बता रहा है, ए आपको रिएजेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो रिएजेंट गिवन है वो क्या गिवन है, यहाँ पर जो रिएजेंट गिवन है वो आपके पास में Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 गिवन है, ठीक है। और ये कैसा रिएक्शन दिखाते हैं, ये आपके पास में एंटी एडिशन दिखाते हैं। ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स के अक्रॉस क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी किसी रिएक्शन के अंदर में या किसी रिएक्टेंट के अंदर में जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या किसी भी तरह की अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है तो उसको ब्रेक करके ये क्या हो जाते हैं, उनकी तरफ ऐड हो जाते हैं, बट किस में, एंटी मैनर के अंदर एंटी एडिशन दिखाते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या दिखाने वाला है, एंटी एडिशन दिखाने वाला है। और इस ATM रूल के अंदर में ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी एडिशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, M आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्या मिलने वाला है, मीजो प्रोडक्ट मिलने वाला है। कब मिलेगा, जब रिएक्टेंट आपका कैसा हो जाएगा, ट्रांस मैनर में हो जाएगा। जब रिएक्टेंट आपका कैसा हो जाएगा, ट्रांस मैनर में दिया गया होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। अब बाकी स्पीशीज़ या बाकी कंपाउंड्स की भी स्टीरियो आप क्या कर सकते हो, इसी तरह से निकाल सकते हो। आपने क्या करना है, इस ATM रूल में से एक को क्या रखना है, कॉमन रखना है। इस ATM रूल में से एक को क्या करना है, कॉमन रखना है, और बाकी दो को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। मैं करके बताती हूँ। मान लो हमने एंटी को तो एज इट इज़ क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। ए को एज इट इज़ कॉपी कर दिया, ट्रांस की जगह पे क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। और मीजो की जगह पे आपके पास में क्या आ जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर आ जाएगा, मतलब D और L कन्फिग्रेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या करो, एक बार टी को एज इट इज़ कॉपी कर दो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एंटी एडिशन, तो मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, सिन एडिशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये M भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मतलब जब सिन एडिशन हो रहा होगा ट्रांस कंपाउंड के अंदर में तो आपको रेसिमिक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा या रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, M को भी कॉमन रख सकते हैं, और इस बार क्या हो जाएगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा सिस और ये हो जाएगा आपका सिन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अब डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर में प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसा भी रिएक्टेंट और जैसी भी रिएजेंट आपको गिवन होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको मीजो फिक्स किया हुआ है, और क्या किया गिवन है, आपको एंटी एडिशन फिक्स किया हुआ है। तो मतलब आपका रिएजेंट कैसा होना चाहिए, ट्रांस मैनर में होना चाहिए। और ट्रांस तो आपके पास में एक ही ऑप्शन गिवन है, ट्रांस तो आपके पास में एक ही ऑप्शन गिवन है, ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक है। यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से आपको प्रोडक्ट का नेचर पता चल जाएगा। यहाँ से आप क्या बता सकते हैं, आप प्रोडक्ट का नेचर बता सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखो आपसे क्या पूछ रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सेलेंट सबस्ट्रेट फॉर SN2 रिएक्शन। आई थिंक ये हम पीछे भी डिस्कस करके आए थे, कुछ इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस करके आए थे। SN2 रिएक्शन की बात हो रही है, तो मतलब हमें क्या करना होगा, हमें वॉल्डन इन्वर्जन को ध्यान में रखना होगा, हमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के ऊपर में क्या करना होगा, कॉमेंट करना होगा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगेन आपको क्या करवाना है, आपको एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवाना है। आपको क्या करवाना है, एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवाना है। तो न्यूक्लियोफाइल तो जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, और यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन किसके अंदर में मोस्ट स्टेबल रहने वाला है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसके अंदर में मोस्ट स्टेबल रहने वाला है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ये डोनेशन इस बेंजीन रिंग के ऊपर में दिखाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ट्रांसफर करेगा, और यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर में आपको कुछ नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इसको क्या करता होगा, रिपेल करता होगा। तो ये तो एक बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, C6H5 प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी ट्रांसफर हो जाएगी, जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, नॉन फीजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये एक बढ़िया रिएक्शन दिखा सकता है, ये क्या कर सकता है, एक बढ़िया रिएक्शन दिखा सकता है। लेकिन एक बार बचे हुए ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करोगे, यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो देखो हैलाइड को तो यहाँ से जाना ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो ये कैसा है, विड्रॉइंग नेचर का है, ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, ठीक है। जब ये विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन के ऊपर में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी। इस डेफिशिएंसी के कारण ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर में बेहतर क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। तो मोस्ट फीजिबल रिएक्शन आपको कहाँ दिखाई देगी, हालांकि बी भी क्या कर सकता है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन अमंग ए और बी बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सी और डी के अंदर में एक पॉसिबिलिटी और है। सी और डी अच्छा रिएक्शन क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, हिंडर्ड हैं। ये कैसे हैं, हिंडर्ड हैं। जो बेंजीन रिंग है वो क्या होती है, बल्की होती है, तो वो क्या करेगी, हिंड्रेंस कॉज करेगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल बेहतर अप्रोच कर ही नहीं पाएगा। और क्योंकि SN2 रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, बैक साइड से अप्रोच करना है। अगर बैक साइड पे क्या है, इतने बल्की ग्रुप्स लगे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को तो चांस ही नहीं मिलेगा इस कार्बन तक पहुंचने का, ठीक है। तो कैसे अटैक करेगा, ठीक है।
एक ये रीज़न भी हो सकता है। SN2 के अंदर में स्टेरिक हिंड्रेंस एक बड़ी वजह हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव एन ईथर एज द मेजर प्रोडक्ट विद सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। देखो सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये काफ़ी बल्की ग्रुप होता है। ये कैसा होता है, काफ़ी बल्की ग्रुप होता है। ठीक है, और अगर बल्की ग्रुप है तो इसके पास में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, या इन जनरल कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है ना, तो उसके पास में दो पॉसिबिलिटी होती है। या तो वो क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है, या वो क्या कर सकता है, मतलब SN2 दिखा सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी दिखा सकता है, मतलब E2 के थ्रू भी अल्कीन का जनरेशन कर सकता है। ये हर एक न्यूक्लियोफाइल के पास में टेंडेंसी होती है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा है, यही डिफाइन करेगा कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल दोनों ही टेंडेंसीज रखता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, दोनों ही टेंडेंसीज रखता है। ये क्या कर सकता है, एक सेकेंड, ये क्या कर सकता है, ये आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दिखा सकता है। ठीक है, मतलब SN2 भी दिखा सकता है और आपको एलिमिनेशन रिएक्शन भी दिखा सकता है। क्या कर सकता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स भी दे सकता है, मतलब E2 के थ्रू भी प्रोसीड कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा नेचर प्रेजेंट है। ठीक है, जनरली जितने भी हमारे पास में बल्की ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एलिमिनेशन को फेवर करते हैं। वो क्या करते हैं, एलिमिनेशन को फेवर करते हैं। ठीक है, और टर्ट ब्यूटॉक्साइड कैसा है, एक बेहद बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। टर्ट ब्यूटॉक्साइड कैसा है, टर्शरी है ना, तो ऑलरेडी क्या है, काफ़ी बल्की प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो देखो अगर आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को देख पा रहे हो तो ये तो क्या करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है एलिमिनेशन ही दिखाने वाले हैं। ये तो क्या करेंगे, ये तो एलिमिनेशन के थ्रू ही प्रोसीड करेंगे और क्या कर लेंगे, अल्कीन का जनरेशन कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो हमारे पास में क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में है ऑप्शन ए और एक पॉसिबिलिटी है ऑप्शन सी। ठीक है, अब ए और सी को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, सी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप तो प्रेजेंट है और बढ़िया लिविंग ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इस सबस्ट्रेट के पास में एक बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, इस सबस्ट्रेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये आपके पास में एक बीटा हाइड्रोजन भी रखता है और ये क्या करेगा, ये एलिमिनेशन दिखा देगा। ये भी क्या कर देगा, एलिमिनेशन दिखा देगा। तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कौन देने वाला है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपको केवल इसके अंदर में मिलेगा और यहीं से आपको क्या मिल जाएगा, यहीं से आपको ईथर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहीं से आपको क्या मिलेगा, ईथर का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सब में क्या हो जाएगा, बाकी सब में एलिमिनेशन की वजह से आपको अल्कीन्स का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्या मिल जाएगा, अल्कीन का जनरेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता होगा। ठीक है, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें कायरल कार्बन के अक्रॉस देखने को मिलती है। ठीक है, हमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो किसके अक्रॉस देखने को मिलती है, वो कायरल कार्बन के अक्रॉस देखने को मिलती है। तो मुझे क्या करना है, इन कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहले कायरल कार्बन को पहचानना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन कंपाउंड्स के अंदर कायरल कार्बन को पहचानना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले आपको क्या प्रेजेंट है, 3 अमीनो पेंटेन, 1 2 3 4 5 और थर्ड पोजीशन पे आप क्या लगा दो, अमीनो ग्रुप लगा दो। कायरल कार्बन कौन सा, जहाँ पे चारों ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट अटैच्ड हो। लेकिन इस कार्बन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर तो ये दोनों ग्रुप्स यहीं पे क्या हो गए हैं, आइडेंटिकल हो गए हैं। अगर आइडेंटिकल ग्रुप है तो ये कार्बन कभी भी कायरल होने वाला नहीं है, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बी कंपाउंड की। देखो बी कंपाउंड क्या कह रहा है, 1 अमीनो पेंटेन, 1 2 3 4 5। फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा दो, NH2 ग्रुप लगा दो। इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, H2 ग्रुप लगाना होगा और यहाँ पर तो सबके पास ही क्या आ जाएगा, 2 H2 आ जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 अमीनो पेंटेन, 1 2
3, 4 एंड 5। यहाँ पे क्या लगा है? अमीनो ग्रुप लगा है। यहाँ पे क्या लगा है? अमीनो ग्रुप लगा है। और यहाँ पे आपके पास में एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। क्या आपको ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 1 कार्बन की चेन है, एक हाइड्रोजन और एक अमीनो ग्रुप अटैच्ड है। तो ये कार्बन कैसा है मेरे पास में? ये एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, कायरल कार्बन के अक्रॉस हमें क्या देखने को मिलती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बार लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। हालांकि वैसे तो करेक्ट ऑप्शन हमें मिल ही गया है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार मैं डी ऑप्शन का भी स्ट्रक्चर बना देती हूँ। आपने क्या करना है? केवल कायरल कार्बन को भी पहचानना है। ठीक है, केवल क्या करना है? कायरल कार्बन ही ढूंढना है। प्रोपाइल अमीन 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे आपके पास में NH2 ग्रुप यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? डाई मिथाइल प्रेजेंट है। सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? डाई मिथाइल प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो अगर आप इस कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन के अक्रॉस हमारे पास में क्या लगे हैं? 2 हाइड्रोजन्स लगे हैं। तो ये भी कायरल नहीं हो सकता क्योंकि 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स लग गए हैं। इस कार्बन के पास में हमारे पास में क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं और यहाँ पर तो 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। तो कोई भी कार्बन क्या है? कायरल नहीं है। एक लौता कंपाउंड जो हमारे पास में क्या दिखा देगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा देगा। वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 अमीनो पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, Which one of the following cannot be used for preparing alkyl halides from the corresponding alcohols? इन सभी अल्कोहल्स में से हम कौन से कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते? किस लिए? अल्कोहल्स बनाने के लिए। यहीं पे रिएक्शंस को कंप्लीट कर देती हूँ। यहीं पे इन रिएक्शंस को क्या कर देती हूँ? कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है? सबसे पहले आपको एक अल्कोहल दिया गया है और आपको क्या दिया गया है? रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में HX दिया गया है। दरअसल ये रिएक्शन ऐसे तो नहीं होगी। आपको यहाँ पे क्या करना होगा? आपको यहाँ पे जरा सा ZnCl2 और ऐड करना होगा। ठीक है, ZnCl2 की प्रेजेंस में ये क्या कर देगा? ये आपके पास में RX का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो X माइनस है यहाँ पे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा इस अल्काइल चेन के साथ में। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हो गया? अल्केन्स का जनरेशन हो गया, अल्काइल हेलाइड्स का क्या हो गया? जनरेशन हो गया। ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है। ये क्या होती है? एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है। अगर आप सेकेंड रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में केवल X माइनस प्रेजेंट है। यहाँ पे इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर केवल क्या प्रेजेंट है? X माइनस प्रेजेंट है। और हम सब जानते हैं जो हैलोजेंस हैं वो क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से वो बढ़िया क्या करते हैं? इस नेगेटिव चार्ज को रिटेन करते हैं और एक बढ़िया लिविंग ग्रुप की तरह क्या होते हैं? काउंट होते हैं। किसी भी स्पीशीज के अंदर में अगर आपको कोई हैलोजन दिख जाए तो जनरली हम उसको क्या करते हैं? लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर जब ऑलरेडी एक लिविंग ग्रुप बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन मिक्सचर या रिएक्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा और ये रिएक्शन कभी भी कैरी आउट होने वाली नहीं है, क्योंकि X माइनस क्या है? एक बेहतर लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है? जो X माइनस है इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन OH माइनस। ठीक है, OH माइनस के कंपैरिजन में जो X माइनस है वो क्या है? एक बेहतर लिविंग ग्रुप है। और इस रिएक्शन के अंदर में OH माइनस को कॉम्पेंसेट करने के लिए कोई और प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल का क्या कर सके? जनरेशन कर सके और उसको क्या कर सके? बाहर निकाल सकते, जैसा कि पहली रिएक्शन के अंदर में प्रेजेंट था। तो आई थिंक यही रिएक्शन जो है वो अल्कोहल फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, यही रिएक्शन जो है वो अल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरह इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इजीली क्या कर लेगा? OH को एक्सेप्ट कर लेगा और अपने एक Br को यहाँ पे क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा और RBr का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर भी आपको RCl का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ये सब क्या होते हैं? ये तो डाल्टन्स प्रोसेस काफी फेमस रिएक्शन है किसकी? अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन? इसमें से कौन सा रिएजेंट जो है वो सबसे बेस्ट रिएक्शन दिखाने वाला है? किसके लिए? SN1 रिएक्शन के लिए। ठीक है, अभी हम पीछे भी बात करके आए थे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या फिर SN1 को मैं ऐसा कह सकती हूँ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो तो हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन पर डिपेंड करता है। जो SN1 है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब
कटायन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब स्पीशीज़ के कोरस्पॉन्डिंग कार्ब कटायन को जनरेट करना है और उसके अंदर में से मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन को ढूंढना है, क्योंकि हमें मोस्ट रिएक्टिव ही तो बताना है। तो क्या करूँगी, एक बार इन सब के कोरस्पॉन्डिंग कार्ब कटायन का जनरेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से क्लोरीन जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर में जनरेट हो जाएगा। ये तो काफ़ी क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर में हम पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो काफ़ी क्या है, अनस्टेबल है। दूसरा क्लोरीन यहाँ से जाएगा तो क्या जनरेट कर देगा, CH3CH2 पॉजिटिव का जनरेशन कर देगा। और हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एक क्लोरीन यहाँ से जाएगा, आई थिंक ये काफ़ी स्टेबल है। ये क्या कर रहा है, ये तो एक बेंजाइल कार्ब कटायन का जनरेशन कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक बेंजाइल कार्ब कटायन का जनरेशन कर रहा है, जो काफ़ी क्या रहता है, स्टेबल रहने वाला है, जो तो काफ़ी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और एक लास्ट हमारे पास में पॉसिबिलिटी क्या है कि ये क्लोरीन यहाँ से चला जाए और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या जनरेट हो जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास में CH एक 2 डिग्री कार्ब कटायन जनरेट हो रहा है। एक 2 डिग्री कार्ब कटायन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ये तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो हाईली अनस्टेबल है, ये तो क्या है, हाईली अनस्टेबल है, ये तो कंपटीशन से ही बाहर हो गया, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। अब बात करते हैं रिमेनिंग 3 की। रिमेनिंग 3 के अंदर में ये क्या है, 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये क्या है, इसको तो देखो क्या मिल रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन हो जाएगा। अगर इंटरमीडिएट यहाँ स्टेबल है तो यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास में C का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है, किसमें, टुवर्ड्स SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा अगर मैं SN2 की बात करूँगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अलग फैक्टर्स क्या करते हैं, काउंट होते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बेंजाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल गिव्स डाई बेंजाइल, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, बेंजाइल क्लोराइड आपको गिवन है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में, किसके साथ में, सोडियम के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर प्रेजेंट है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ क्या प्रेजेंट है, ईथर प्रेजेंट है। ये रहा आपका बेंजाइल क्लोराइड। ठीक से नहीं बना, ऐसे बनाते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, बेंजाइल क्लोराइड प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में, सोडियम प्रेजेंट है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, ईथर प्रेजेंट है। दरअसल यहाँ पे जो ईथर होता है ना, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, वो ड्राई ईथर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ड्राई ईथर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ये रिएक्शन जो है वो अल्काइल हैलाइड्स का जनरेशन करेगी ही नहीं, ये क्या कर देगी, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर में मूव कर जाएगी। हमें क्या करना है, हमें अल्केन्स का जनरेशन करना है, किससे, अराइल हैलाइड से। यहाँ पर तो क्या है, अराइल हैलाइड प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए जब भी आपको रिएजेंट के अंदर में क्या मिल जाए, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मिल जाए, तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, ये अल्केन्स का जनरेशन कर रहा होगा, ठीक है। अब रिएजेंट का या रिएक्टेंट का जो हमारे पास में नेचर है वही डिसाइड करेगा नेम ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मैं एक बार सबके लिए ही आपको बता देती हूँ। अगर रिएक्टेंट हमारे पास में कैसा है, अगर रिएक्टेंट हमारे पास में कैसा है, अल्काइल हैलाइड गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 मोल्स चाहिए होते हैं, हमारे पास में क्या चाहिए होते हैं, 2 मोल्स चाहिए होते हैं। होता क्या है दरअसल, यहाँ पे होता क्या है, ये इस Na को मैं ज़रा ऊपर की तरफ लिख दूँ, यहाँ पर Na इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, और एक Na यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहा है, ये कुछ इस तरह की रिएक्शन दिखाएगा। ये NaCl क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ये NaCl क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स हमने यूज़ किए थे, तो इसके भी क्या करने होंगे, 2 मोल्स ही इस्तेमाल करने होंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ NaCl रिमूव हो जाएंगे रिएक्शन मिक्सचर से, ठीक है। और ये जो दोनों हमारे पास में अराइल हैलाइड्स प्रेजेंट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। जहाँ से ब्रेक किया है बॉन्ड को, वहीं से क्या कर दीजिएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा। इस तरह का आपको कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, डाई फिनाइल रिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सॉरी, डाई बेंजाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डाई फिनाइल कह दो या डाई बेंजाइल कह दो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे नेम ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। एक बार मैं आपको जनरलाइज सबके बारे में बता देती हूँ। अगर रिएजेंट आपने क्या लिया है, अल्काइल हैलाइड लिया है, अगर रिएजेंट कैसा है, अल्काइल हैलाइड है, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक हमारे पास में अराइल हो और एक हमारे पास में क्या हो, अल्काइल हो, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसे क्या कह देंगे, वुड्स फिटिग रिएक्शन कह देंगे, ठीक है।
और क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास में, या तो फिर क्या हो दोनों अराइल प्रेजेंट हो, या तो फिर क्या हो दोनों ही अराइल हेलाइड्स रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में दिए गए हों। इसे हम क्या कह देंगे, विटिक रिएक्शन कह देंगे। इसे हम क्या कह देंगे, विटिक रिएक्शन कह देंगे। जैसे कि आपको ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर में गिवन है, यहाँ पे दोनों ही मॉलिक्यूल्स किसके हैं, अराइल हेलाइड्स के गिवन है, तो इसका नाम हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसे हम कह देंगे विटिक रिएक्शन। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इन सब के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, आपको अल्केन्स का ही जनरेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इन सब के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, अल्केन्स का जनरेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या करना है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के अंदर में कौन सा मैकेनिज्म क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखिए नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हमारे पास में क्या होती है, एक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कैसी होती है, हमारे पास में एक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और इसके अंदर में जो रिएक्टिव स्पीशीज होती है वो क्या हो जाती है हमारे पास में, NO2 प्लस। क्या हो जाती है हमारे पास में, NO2 प्लस हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अब देखो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है ना, उसके अंदर में जो पहला स्टेप है, जो पहला स्टेप है वो क्या कर रहा है, वो अटैक को डिसाइड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को इन्वॉल्व करता है। और पहला ही स्टेप हमारे पास में क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो पहला स्टेप है उसी को क्या कंसिडर करते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंसिडर करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखा जाता है। जिसके अंदर में क्या देखा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक देखा जाता है। और ये कैसा होता है, इसके अंदर में केवल एक ही स्पीशीज क्या है, इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिमॉलिक्यूलर। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर कह देते हैं। ठीक है, ये कैसा है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, किसके अंदर में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर में। और क्या बता रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर को बता रहा है। ये एन हमारे पास में क्या डिसाइड कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल को दर्शा रहा है। और ये ई हमें क्या बता रहा है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को बता रहा है। क्योंकि इनिशियल स्टेप के अंदर में केवल एक ही मॉलिक्यूल क्या है, इन्वॉल्व है, इसीलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर में एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, और केवल सिंगल रिएक्टेंट के ऊपर में इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, हॉफमैन एलिमिनेशन इज गिवन बाय, इसमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो आपको हॉफमैन एलिमिनेशन दिखाने वाली है। ठीक है, देखिए जनरली जो हमें हॉफमैन एलिमिनेशन देखने को मिलता है वो बल्कि स्पीशीज के अंदर देखने को मिलता है। जब भी हमारे पास में क्या प्रेजेंट होती है, रिएक्टेंट के अंदर में बल्कि स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, तो वो बढ़िया लिविंग ग्रुप की तरह काम करती हैं, और एडजस्टेंट बीटा कार्बन से भी क्या करती हैं, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती हैं, और क्या कर देती हैं, अल्कीन का जनरेशन कर देती हैं। कुछ ऐसी ही रिएक्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी अगर आप पहली स्पीशीज की बात करो, तो यहाँ पे देखो आपको क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट दिया गया है। एक सेकेंड, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट दिया गया है। तो ये क्या है, ये काफ़ी बल्कि स्पीशीज की तरह काउंट होने वाला है, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये क्या कर देगा, ये आपको हॉफमैन एलिमिनेशन दिखा देगा। बल्कि ये तो क्या है, ये हमारे पास में प्रोमिनेंट स्पीशीज़ है, ये तो क्या है, मोस्ट फेवरेबल स्पीशीज़ है, किसके लिए, हॉफमैन एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, नेक्स्ट हमारे पास में सल्फोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, सल्फोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है। और ये भी क्या है, ये भी हमारे पास में एक बल्कि ग्रुप की तरह काउंट हो जाएगा। तो क्या दिखा देगा, हॉफमैन एलिमिनेशन दिखा देगा। क्या दिखा देगा, हॉफमैन एलिमिनेशन दिखा देगा। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या प्रेजेंट है, इसके अलावा अगर किसी स्पीशीज़ के अंदर में क्या हो, कोई पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, देखिए वैसे तो हमारे पास में जितने भी हैलोजेंस होते हैं, जितने भी हेलाइड्स होते हैं, वो बढ़िया लिविंग ग्रुप होते हैं, लेकिन फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए F- जो है वो एक पुअर लिविंग ग्रुप की तरह काउंट होता है। जो F- है वो किसकी तरह काउंट होता है, एक पुअर लिविंग ग्रुप की तरह काउंट होता है, इसलिए ये भी क्या कर देगा, ये हॉफमैन एलिमिनेशन के अंदर में पार्टिसिपेट कर जाएगा, पुअर लिविंग ग्रुप।
ठीक है। ये भी क्या करेगा, ये हॉफमैन एलिमिनेशन के अंदर में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारी ही स्पीशीज क्या कर रही हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन दिखा रही हैं। तो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे सभी स्पीशीज क्या कर रही हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन के अंदर में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Which of the following compounds the bond dissociation energy of CCl bond is maximum? इसमें से कौन से कंपाउंड के अंदर आपको मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, किसके अंदर में, CCl बॉन्ड के अंदर में। तो मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन, इसको हटा देना ज़रा, एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, इसको रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक एक करके इन सभी स्पीशीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, एक एक करके इन सभी स्पीशीज़ को देख लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ से Cl बॉन्ड क्या हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा, तो यहाँ पे कार्ब कटायन का क्या हो जाएगा, जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कार्ब कटायन है ये थोड़ा सा क्या रहने वाला है, अनस्टेबल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर में है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज बहुत स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ये बात हम पीछे भी करके आए थे। यहाँ पर जो कार्ब कटायन बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, वो एक 3 डिग्री कार्ब कटायन बनने वाला है। वो क्या बनने वाला है, एक 3 डिग्री कार्ब कटायन बनने वाला है, जो तो काफ़ी क्या है, स्टेबल है, जो तो आपको काफ़ी स्टेबल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम देखो इस स्पीशीज़ के अंदर में भी दिखेगी आपको। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम के ऊपर में डेवलप हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आई थिंक मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजस्टेंट कार्बन के पास में क्या प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, जो इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर देगा, जो इसको क्या कर देगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। एक बार ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर और एक बार ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर देनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहाँ पर देनी पड़ेगी, जहाँ पे अनस्टेबल स्पीशीज़ क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, जहाँ पर अनस्टेबल स्पीशीज़ क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, टाउलिन व्हेन रिफ्लक्स्ड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मेनली गिव्स। जब टाउलिन को आप क्या कर दोगे, सबसे पहले एक बार टाउलिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो, टाउलिन की रिएक्शन आपने किसके साथ करानी है, ब्रोमीन के साथ करानी है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा, किसको, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। ये जो ब्रोमीन है सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर देगा, यहाँ पर हेलाइड्स का जनरेशन कर देगा, यहाँ पर क्या कर देगा, एक अराइल हेलाइड का जनरेशन कर देगा, और क्या प्रोड्यूस कर देगा, CH2Cl प्रोड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, CH2Cl प्रोड्यूस कर देगा, एक बेंजाइल ब्रोमाइड का जनरेशन कर देगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। इसमें से ये स्पीशीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन देखिए हर एक एग्जाम के अंदर में रिपीट हुआ है। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्स किए हैं हर एक ईयर के अंदर में ये क्वेश्चन देखा गया है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी था, ठीक है, उसके बाद ये 2015 में भी था, और वापस से ये 2012 के एग्ज़ाम के अंदर में भी क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। ऑप्शंस तक भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, इसको ज़रा ध्यान में रख लेना। ये क्वेश्चन क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं वापस से नहीं बताऊंगी, इसको आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड्स SN1 रिएक्शन विल बी मोस्ट फैसाइल। इसमें से कौन सा रिएजेंट जो है या इसमें से कौन सा रिएक्टेंट जो है वो आपको SN1 रिएक्शन देने वाला है या SN1 रिएक्शन के लिए मोस्ट फेवरेबल काउंट होने वाला है।
ठीक है। देखो SN1 के अंदर में क्या होता है, हमारे पास में कार्ब कटायन का जनरेशन होता है। SN1 के अंदर में क्या हो जाता है, कार्ब कटायन का जनरेशन हो जाता है। तो इसमें से जो भी कार्ब कटायन क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, वो क्या हो जाएगा, उसका रेट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। हर एक रिएजेंट के अंदर में, हर एक रिएक्टेंट के अंदर में क्या करो, कार्ब कटायन का जनरेशन करके देख लो, जो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। आई थिंक देखो यहाँ पर आपके पास में कुछ ऐसा कार्ब कटायन बन जाएगा। मैं एक बार बना ही देती हूँ, मैं इनके आगे ही इनके कोरिस्पॉन्डिंग कार्ब कटायंस बना रही हूँ, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस करके आए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, एज इट इज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ब कटायन यहाँ बन जाएगा, ठीक है, एक कार्ब कटायन यहाँ बन जाएगा, एक कार्ब कटायन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसके कुछ ऑप्शन सेम है, कुछ ऑप्शन डिफरेंट है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और बात कर लेते हैं बी और डी की। एक बार डी का भी स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। ये हो जाएगा आपका CH2। आई थिंक मोस्ट स्टेबल तो हमारा डी ही हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल तो हमारा डी ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है इसको, यहाँ पे इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए इसका रेट क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये जो रिएक्टेंट है ये मोस्ट फेसाइल रहने वाला है, किसकी तरफ, SN1 रिएक्शन की तरफ। केवल क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन को देखना है, ठीक है। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो इनकरेक्ट दी गई है, इसमें से कौन सी रिएक्शन क्या है, इनकरेक्ट दी गई है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको एक अल्काइल हैलाइड गिवन है और क्या डाल दिया है इसने, AgCN डाल दिया है। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में इसने AgCN को क्या किया है, ऐड किया है, और क्या प्रोड्यूस हो गया है, यहाँ पे NC प्रोड्यूस हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, आइसोनाइट्राइल का जनरेशन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर में देखो ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर में यहाँ पर इसने वापस से क्या किया है, अल्काइल हैलाइड डाल दिया है और क्या किया है, NO2 डाल दिया है। NO2 हमारे पास में किसकी तरह काउंट हो जाएगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह काउंट हो जाएगा। तो एक बार क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ अटैक करेगा और एक बार क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में अटैक करेगा, और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग क्या बन गए हैं, प्रोडक्ट्स का जनरेशन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में क्या, ये थोड़ी सी यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, सेकेंड मैं ही कर देती हूँ। ये ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन है, ये आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा, और ये Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और क्या कर देगा, ये यहाँ पे एक अल्केन का जनरेशन कर देगा, ये यहाँ पे क्या कर देगा, अल्केन का जनरेशन कर देगा। यहाँ पर आपको आई थिंक ऑप्शन सी में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस Cl को इसने किससे रिप्लेस कर दिया है, NH2 से रिप्लेस कर दिया है, किसकी प्रेजेंस में, NaNH2 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, NaNH2 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आई थिंक यही क्या हो जाएगी हमारे पास में, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन क्या है, गलत रिएक्शन गिवन है, यही रिएक्शन क्या है, गलत रिएक्शन दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रिएक्टिंग विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इन सब कंपाउंड्स के अंदर में मैं क्या कर दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो कौन सा कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने नहीं वाला है, ठीक है। इसमें से कौन सा कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। देखो कभी भी हम क्या करते हैं, एक्वस एसिटोलाइसिस कर रहे हैं या कोई एक्वस मीडियम में प्रोटोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है, या अमीनोलाइसिस कर रहे हैं, तो जनरली वहाँ पे क्या देखा जाता है, वहाँ पे कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। ये सारी ही रिएक्शंस क्या करती हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोसीड करती हैं। किसके थ्रू प्रोसीड करती हैं, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ज़रा कार्ब कटायन के ऊपर में बताना होगा किसके अंदर में कार्ब कटायन का जनरेशन फीजिबल है और किस रिएक्शन के अंदर में कार्ब कटायन का जनरेशन फीजिबल नहीं है। वहीं से हमें पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन या कौन सा रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन दिखाएगा और कौन सा रिएक्टेंट रिएक्शन दिखाने वाला नहीं है, ठीक है। हर एक में मैं क्या कर रही हूँ, मैं लीविंग ग्रुप्स को बाहर निकाल रही हूँ और उसकी कोरस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रही हूँ, ठीक है। मैं वापस से नहीं लिख रही हूँ, मैं इसी के अंदर में चेंजेस कर रही हूँ, ठीक है। मैं वापस से नहीं लिख पाऊंगी, मैं इसी के अंदर में क्या कर रही हूँ, चेंजेस कर रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर तो ठीक ठाक हमारे पास में क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको तो क्या मिल रहा है, रेजोनेंस भी मिल रहा है इस पाई बॉन्ड का, ठीक है। तो ये तो काफ़ी स्टेबल है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या, देखो इन दोनों पोजिशंस को हम क्या कहते हैं, ब्रिज हेड पोजिशंस। इन दोनों पोजिशंस को क्या कहा जाता है, ब्रिज हेड पोजिशंस कहा जाता है। और ब्रिज हेड पोजिशन के अंदर में ना कार्ब कटायन का जनरेशन पॉसिबल नहीं है, या बन भी गया तो कैसा होगा, बेहद अनस्टेबल होगा।
ये दोनों स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है, ब्रिज हेड पोजिशंस कहा जाता है, और यहाँ पे कतई कार्ब कटायन का जनरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही वो स्पीशीज़ हो जाएंगी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्ब कटायन ही जनरेट होने वाला नहीं है। उसके बाद ये भी क्या है, स्टेबल है। हालांकि सबसे स्टेबल तो देखो यही है, क्योंकि इसको तो क्या मिल रहा है, रेजोनेंस भी मिल रहा है। यहाँ पे इसको रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन ठीक ठाक स्टेबल प्रेजेंट है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर में प्रेजेंट है, और ये तो देखो 3 डिग्री के ऊपर में प्रेजेंट है, तो क्वाइट क्या है, स्टेबल है। ये भी क्या है, क्वाइट स्टेबल प्रेजेंट है। लेकिन बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। द कंपाउंड दैट अंडरगोज एसीटोलाइसिस, देखो अभी हम पीछे ही बात करके आए थे, एसीटोलाइसिस हो, अमोनोलिसिस हो, हाइड्रोलिसिस हो, ठीक है, या प्रोटोलाइसिस हो, ये सब क्या होते हैं, ये सब SN1 के थ्रू ही गवर्न होते हैं। ये सब क्या होते हैं, SN1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के थ्रू ही क्या होते हैं, गवर्न होते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एसीटोलाइसिस। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें केवल कार्ब कटायन के ऊपर ही फोकस करना है, हमें केवल कार्ब कटायन के ऊपर ही फोकस करना है। अब कार्ब कटायन कैसी स्पीशीज़ है, कार्ब कटायन हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। कार्ब कटायन हमारे पास में कैसी स्पीशीज़ है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो OTS ग्रुप हमारे पास में ये प्रेजेंट है। मैं ज़रा दूसरी कलर का पेन यूज़ कर लेती हूँ। देखो लिविंग ग्रुप हमारे पास में क्या है, OTS है। ठीक है, OTS क्या होता है, एक बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि इसके अंदर में जो ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, हाईली डीलोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से एक स्टेबल होता है। ठीक है, ये क्या कर जाएगा, एक लिविंग ग्रुप की तरह काउंट कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह काउंट कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहीं यहाँ मिलेगा आपको, ये भी क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिलेगा आपको। ये भी एक लिविंग ग्रुप, तो पॉजिटिव यहाँ, और ये भी एक लिविंग ग्रुप, पॉजिटिव यहाँ। पोजीशंस तो सबकी सेम है। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इसके वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर में क्या होती होगी, ट्रांसफर होती हुई दिखाई देगी। मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करती हूँ, मैं ज़रा कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक अब ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और इस वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर में क्या हो रहा होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र हो रही होगी। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह से ट्रांसफ़र हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर साथ साथ देखो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एक NO2 ग्रुप भी प्रेजेंट है, जिसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करने देगा, या सॉरी ये क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट होने देगा, नहीं होने देगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करना पसंद करेगा। तो यहाँ पे स्टेबल उतना ज़्यादा नहीं होगा। सिमिलरली देखो ये भी कैसा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप है। ठीक है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों तो डोनेटिंग नेचर के ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर तो सबसे बेहतर क्या होगा, डोनेशन देखा जाएगा। तो आई थिंक मोस्ट स्टेबल, मोस्ट रेडिली एसीटोलाइसिस कौन दिखा देगा, मोस्ट रेडिली अगर कोई एसीटोलाइसिस रिएक्शन दिखाने वाला है तो वो कौन दिखाने वाला है, ऑप्शन डी दिखाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, या मोस्ट रेडिली क्या दिखा देगा, आपके पास में एसीटोलाइसिस रिएक्शन दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार देख ही लेते हैं। आई थिंक ये भी क्या है, वैसे तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, ये आपको इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको SN2 का रेट बताना है। इसमें आपको क्या बताना है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ये किसके ऊपर में डिपेंड करेगा, ये आपका SN2 के ऊपर डिपेंड करेगा। ये किस पर डिपेंड कर जाएगा, ये SN2 के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूगरेशन। ठीक है, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या आप इसमें SN2 का रेट कंपेयर कर पाओगे, क्या आप इसमें SN2 का रेट कंपेयर कर पाओगे, बस SN2 के रेट के हिसाब से ही क्या करना है, हमें आंसर करना है। ठीक है, इसके अंदर में देखो प्रोडक्ट्स भी बने हुए हैं, इसके अंदर में प्रोडक्ट्स भी बने हुए हैं, ये रहे इनके प्रोडक्ट्स, ये रहे इनके प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है, आपको इंटरमीडिएट स्टेट्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। आपको क्या करना है, आपको केवल इंटरमीडिएट स्टेट्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन आप ट्राई कर पाओगे, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, और ये रहा इसका प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अरेंज्ड नहीं है शायद। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। ये सब इनके साथ में क्या गिवन है, ये रिएजेंट्स नहीं है, ये इनके प्रोडक्ट्स गिवन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, इनके प्रोडक्ट्स गिवन है।
ठीक है। आपको क्या करना है, आपको SN2 का रेट कंपेयर करना है, आपको क्या करना है, SN2 का रेट कंपेयर करना है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस हमें आज की क्लास में डिस्कस करने थे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसी तरह से बाकी सब PYQs, टॉपिक वाइज PYQs को अवेल कर सकते हैं। उसको अवेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको विज्ञान वृक्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का मेंबर बनना होगा, जो कि जिसका बटन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में गिवन है। ठीक है, जहां पर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप रिमेनिंग टॉपिक के PYQs को भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्लीट बैच भी अवेल कर सकते हैं, जो आपको विज्ञान वृक्ष ऐप पर मिल जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को भी अवेल कर सकते हैं लक्ष्य 5000 बैच के थ्रू, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको ना सिर्फ वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, आपको PDF सोल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, और ये सब रहने वाला है आपके एग्जाम के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर बेस्ड। कौन से एग्जाम्स, चाहे वो आपका NVS हो, KVS हो, DSSB हो, या फिर किसी भी स्टेट PGT का एग्जाम हो इन्वॉल्विंग आपका अपकमिंग EMRS और RPSC एग्जाम को भी। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।